आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट लेसन में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वहाँ पर क्रांति हुई। वहाँ पर बर्बोन फैमिली के जो शासक थे उनका राज था, मोनार्की सिस्टम था। फिर वहाँ पर जुलाई 1789 में रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पर फिर नेपोलियन का शासन आया और इस तरह से हमने फ्रांस में जो भी बदलाव हुए उसके बारे में पढ़ा। तो जो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव था वो यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा और वहाँ पर क्या परिवर्तन हुए, समाजवाद से हमारा क्या अभिप्राय है और रूसी क्रांति कैसे हुई, फरवरी में हुई, अक्टूबर में हुई, उसके क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकले, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि समाजवाद क्या होता है। जो समाजवाद है वो एक विचारधारा है। समाजवादी जो विचारधारा वाले लोग थे वो जो भी संसाधन हैं उन पर पूरे समाज के अधिकारों के फेवर में थे और जो समाज है वो मतलब किस तरह से श्रेणियों में, जैसे फ्रांस का बटा हुआ था एस्टेट वगैरह में, इसी तरह से यूरोपियन समाज बटा हुआ था और फिर वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन आए। फिर इसमें आ जाता है जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैसे तो यहीं पर है, ये उदारवादी और जो ये लिबरल्स और रेडिकल्स, ये तीन विचारधारा के लोग थे। जो इनकी विचारधाराओं में क्या अंतर था हम पहले ये देख लेते हैं। तो पहले बात आ जाती है उदारवादियों की। तो उदारवादी मतलब ऐसे उसका समूह था, समाज परिवर्तन के समर्थकों में से एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी क्या थे? उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को समान दर्जा मिले और वो परिवर्तन के पक्ष में थे, यानी कि वो लोगों को समान अधिकार, वो एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो लोगों को अधिकार दे और उनका शोषण ना करे, उनके अधिकारों का हनन ना करे। जो उदारवादी थे, उदारवादी उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधि पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों के अनुसार शासन चलाया जाए। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक मताधिकार या सभी नागरिकों के वोट देने के अधिकार के पक्ष में भी नहीं थे। इनका केवल इतना था कि सभी व्यक्तियों को उनके किसी तरह से उनका शोषण ना किया जाए। ठीक है। इसके विपरीत जो उदारवादी थे वो इन्हें लिबरल्स कहा जाता है और वो परिवर्तन की मांग करते थे, यानी कि समय के अनुसार परिवर्तन होता रहना चाहिए। और जो दूसरे थे रेडिकल समूह के लोग, वो एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी कि वो मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे और वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों के बहुमत से चुनी जाए। वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास ही सारी संपत्ति केंद्रित हो, वो लोग इसका विरोध करते थे। और जो रूढ़िवादी थे वो किसी भी तरह के, अब हमने उदारवादी देखा, रूढ़िवादी ये मताधिकार के पक्ष में थे, ये नहीं थे। ये निजी संपत्ति के पक्ष में थे, ये एक जगह पर सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में नहीं थे। और जो रूढ़िवादी थे वो पुराने विचारों वाले लोग थे जो आमतौर पर किसी भी तरह के परिवर्तनों का विरोध करते थे। वो चाहते थे जैसी चले आ रहा है वैसा ही, जो शासन प्रणाली या जो भी रीति रिवाज हैं वो ही चले। तो इस तरह से वो जब ये तीन विचारधारा या इससे भी अलग जो लोग थे वो
उनके विचार सामने आए या कुछ परिवर्तन जो है आवश्यक हो गया, लेकिन वे अतीत का सम्मान किया जाए। और वो जो रूढ़िवादी थे वो कुछ परिवर्तनों के लिए उन्होंने भी हामी भर दी थी। तो इस तरह फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के अन्य देशों में भी किस तरह का उथल पुथल का दौर आया, यानी कि नई नई विचारधाराएं सामने आने लगी और एक विवाद या वाद विवाद की स्थिति या विरोध की स्थिति जो थी वो उत्पन्न हो गई। अब आ जाता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि समाज कैसा था। उद्योग धंधे यानी कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे। तो इस तरह से जो नए नए ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक व आर्थिक बदलावों का था, यानी कि आर्थिक स्थिति में भी चेंजेस आ रहे थे, लोगों के पास संपत्ति हो रही थी, वो विकास कर रहे थे, औद्योगिक क्रांति आ गई थी। और जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के कारण नए नए शहर बसने लगे थे और रेलवे का भी काफ़ी विस्तार हो गया था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को सबको कारखानों में ला दिया, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो काम बढ़ गया तो लोगों की डिमांड बढ़ गई। अब जब मजदूरी बहुत कम थी और बेरोजगारी की समस्या आम थी, और जब औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो जो वस्तुओं की वो जो मांग थी उसमें गिरावट आ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही समस्याओं का हल खोजने में लगे हुए थे, क्योंकि जो रेडिकल्स थे और उदारवादी थे उनमें से बहुत सारे लोग क्या थे, औद्योगिक व्यापारी भी थे, जिनके पास धन दौलत थी या वो इकट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे थे। तो मतलब जब शहर बढ़ रहे थे और मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, तो इन सब में जो साफ़ सफाई की सुविधा है, अन्य जो बेसिक सुविधाएं हैं, उन सब चीज़ों की भी कमी हो रही थी। तो ये सब लोग जो ये परिवर्तन हो रहा था 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में, इसमें बहुत सारी जो समस्याएं सामने आ रही थी उनके समाधान में ये जो दोनों विचारधारा के लोग लगे हुए थे। तो जो समाज परिवर्तन में जो भी स्त्री पुरुष थे वो भी धीरे धीरे या तो उदारवादी विचारधारा के समर्थक होते चले गए या रेडिकल्स के समर्थक होते चले गए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में हो गए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। और इस तरह से जो एक राष्ट्रवादी था गिसेप्पे मैज़नी, उसने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। आगे आ जाता है यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की जो संभावना थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से विकास बढ़ रहा था, लोग परिवर्तन की मांग कर रहे थे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, वो संपत्ति पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं चाहते थे, वो उस पर पूरे समाज का अधिकार चाहते थे, जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन समस्या यह थी कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है, यह उनके बारे में नहीं सोचता था। तो उनकी संपत्ति की जो उत्पादनशील बनाते हैं, अगर संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण होता है तो सामाजिक हितों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। कोई भी समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है। समाजवादियों के पास भविष्य में की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादी जो थे वो कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी ले रहे थे। अब बात आती है कि
यहाँ पर छोड़ो। अब हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स की विचारधारा के वो पढ़ लेंगे। 1818 से 1882 तक जो एक ये फिलोसफर रहे थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने भी एक नई विचारधारा दी थी जिसे मार्क्स का विचारधारा औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। इसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग जब तक फैक्ट्रियों में लगी पूंजीपतियों का स्वामित्व है तो मज़दूरों की जो है उनकी हालत में सुधार नहीं लाया जा सकता। जो मार्क्सवादी थे यानी कि जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से सहमत थे, उनके अकॉर्डिंग जो भी देखो जो औद्योगिक इकाई में या किसी भी इंडस्ट्री में जो भी मुनाफा होता है वो मज़दूर जब काम करते हैं, उत्पादन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर उस पर सारी पूंजी पर जो भी उत्पादन हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, उस पूंजीपति का अधिकार है तो वो ही अमीर होता जाएगा, मज़दूरों की हालत में कैसे सुधार आएगा। तो इस तरह से जो मार्क्सवादी विचारधारा से सहमत थे उन्होंने इसमें वो जो उत्पादन होता है और उससे जो मुनाफा होता है उसमें सभी मज़दूरों और जो भी उसका मालिक है उन सब के बराबर के अधिकार के पक्ष में थे। तो अब आ जाता है समाजवाद के लिए समर्थन। तो कौन कौन लोग थे जो समाजवाद का समर्थन यानी कि पूरे जो भी उत्पादन के साधन है उस पर पूरे समाज के अधिकार के पक्षधर थे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे बेटा। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। वे अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए यानी कि तालमेल बैठाने के लिए एक इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादियों ने एक संस्था भी बना ली थी, जिसमें इंग्लैंड और जर्मनी के मज़दूरों ने अपनी जीवन और उसकी कार्यस्थिति में सुधार लाने के लिए नए नए संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिए थे। इन संगठनों ने कोष भी स्थापित किया, अपना एक संचय भी किया और उसमें काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। जर्मनी में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ जो ये ऑर्गेनाइजेशन थे, समाजवादी ऑर्गेनाइजेशन थे, इनसे इनका उसका गहरा नाता था, वो इनके विचारों से बहुत ही सहमत थी। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन अधिकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से भी अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी ही पार्टी का गठन किया गया था। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। यानी कि धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां थीं वो भी समाजवादी विचारधारा से सहमत थी, लेकिन वो अभी तक अपनी किसी भी देश में अपनी सरकार समाजवादी नहीं बना पाए थे। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व तो बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा रहा। समाजवादी के हाथ में सत्ता नहीं आई। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आप जितना पढ़ा है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो रूसी क्रांति है इसके बारे में हम कल पढ़ें।